हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं मुबारक अली ट्रेसिंग फैकल्टी एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेड बूट सीक्वेंस के ऊपर है कि डेड बूट सीक्वेंस क्या होता है, डेड बूट सीक्वेंस की कब ज़रूरत पड़ती है या डेड बूट सीक्वेंस कैसे किसी भी पावर आईसी का डेड बूट सीक्वेंस निकाला जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फ़ोन आता है, अगर वो आई एम्पियर से या चार्जर पे लगाने से, बैटरी से हमारा सेट चालू नहीं होता है, जब हम उस हैंडसेट को डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो एम्पियर फेलियर या एम्पियर स्टिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें हर आईसी का सीक्वेंस निकाल के ये पता करना होता है कि अगर डेड मोबाइल फ़ोन है, तो अगर डेड मोबाइल फ़ोन हमारा चालू नहीं होता है तो कैसे हम फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे और कैसे पता करेंगे कि कौन सी आईसी हमारी वर्क कर रही है और कौन सी आईसी वर्क नहीं कर रही, यानी किस आईसी में फॉल्ट है कैसे पता करेंगे। ये होता है डेड बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेड बूट सीक्वेंस। आज हम आपके सामने एक आईसी लेके आए हैं जो कि मीडियाटेक की बहुत ही फेमस आईसी है, जिसको मीडियाटेक MT6357 CRB आईसी के नाम से जाना जाता है और ये बहुत सारे मॉडलों में सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। तो आज हम इस आईसी के बारे में बात करेंगे कि इस आईसी का अगर डेड बूट सीक्वेंस निकालना है तो कैसे इस आईसी का डेड बूट सीक्वेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि डेड बूट सीक्वेंस कैसे हम इस आईसी का निकालते हैं। अगर ये हमारे पास हैंडसेट आता है जिस हैंडसेट में मीडियाटेक 6357 CRB आईसी लगी होती है, तो उसका डेड बूट सीक्वेंस निकाल के उस डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं कि इस पावर आईसी कैसे वर्क करती है और सीपीयू से कम्युनिकेशन कैसे होता है और कैसे सेट आपका चालू होता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पावर आईसी, अगर हम इस पावर आईसी की बात करें मीडियाटेक 6357 CRB आईसी की, तो इस आईसी के पास में अगर देखेंगे तो हमेशा 5 बक कॉइल लगा होता है। जैसा कि हमने कॉलकम के सीपीयू में देखें, जो कॉलकम की पावर आईसी होती है उसके पास में 6 बक कॉइल लगा होता है, लेकिन अगर इस पावर आईसी के पास में देखेंगे तो 5 बक कॉइल लगा होता है। और हमें इसी बक कॉइल के अकॉर्डिंग ये चेक करना होता है कि हमारी जो सेडेड की प्रॉब्लम आती है, जो एम्पियर फेलियर की या एम्पियर स्टक की जो प्रॉब्लम आती है, वो हम इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फॉल्ट को फाइंड करते हैं, पता करते हैं कि कौन से आईसी में प्रॉब्लम है, सीपीयू में है कि पावर आईसी में है कि इसके आउटपुट सप्लाई में है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम मोबाइल फ़ोन में बैटरी को लगाएंगे और जब हम चार्ज पे लगाते हैं, मीडियाटेक में जो बी बैट सिस्टम सप्लाई होती है, बीपीएस सप्लाई जनरेट होती है, वो लोड डालते हैं तब जाके यहाँ पे बीपीएस सप्लाई जनरेट होती है। जैसा कि कॉलकम में आप सब जानते होंगे, कॉलकम सीपीयू में अगर देखेंगे तो उसमें चार्ज पे लगाती है या बैटरी लगाती है, बीपीएस सप्लाई जनरेट हो जाती है। लेकिन मीडियाटेक में अगर आप किसी भी आईसी का, कोई भी पावर आईसी का अगर बूट सीक्वेंस निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, इसके ऊपर लोड डालना होता है और मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगा के ही हम इस पावर आईसी के सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं। तो जब बी बैट सप्लाई पीएमआई आईसी को दी जाती है, चार्जिंग आईसी को दी जाती है, तो चार्जिंग आईसी एक बीपीएस सप्लाई जनरेट करती है, या जिसे चार्जिंग आईसी को बहुत से हैंडसेटों में डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो चार्जिंग आईसी बीपीएस सप्लाई यानी बी बैट सिस्टम सप्लाई जनरेट करती है और वही बी सिस्टम सप्लाई पावर आईसी को एक इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। देखिए, कॉलकम सीपीयू में अगर हम देखेंगे तो बीपीएस सप्लाई को सेकेंडरी सप्लाई को बीपीएस सप्लाई के नाम से जाना जाता है। मीडियाटेक में अगर हम देखते हैं तो बीपीएस सप्लाई को बी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग स्कीमेटिक में डायग्राम में आपको इस तरह देखने को मिलेगा। तो बी सिस्टम का सप्लाई, कभी कभी यहाँ पे बी बैट सिस्टम सप्लाई लिखा होता है और कुछ डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो बी सिस्टम सप्लाई के नाम से दिया जाता है। ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होता है जिसे हम बीपीएस वोल्टेज कहते हैं। यानी पावर आईसी को ट्रिगर होने के लिए, पावर आईसी को बग वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले बी सिस्टम सप्लाई दिया जाता है। तो हम आज ये समझेंगे कि ये पावर आईसी कैसे वर्क करती है। सबसे पहले जब बी बैट सिस्टम सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेजेस बनते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ पे जब हमारा बी बैट सिस्टम सप्लाई आता है, जब इस पावर आईसी के अंदर सप्लाई हमारा इन करता है,
सप्लाई इन करता है, तो सबसे पहले ये पावर ऐसी जो वोल्टेज बनाती है वो ऑन ऑफ स्विच की वोल्टेज बनाती है। आप कभी भी अगर चेक करेंगे तो जैसे सिस्टम सप्लाई यहाँ पे इन करेगा, ऑन ऑफ स्विच पे हमारा 3.2 या 4.2 वोल्टेज हमारा यहाँ पे शो होना चाहिए। ये पावर ऐसी का फर्स्ट वोल्टेज होता है जो सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच को दिया जाता है। उसके बाद जब ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई हमारी बन जाती है तो यहाँ पे जो दूसरी सप्लाई देखने को मिलती है, बी रेफरेंस की सप्लाई देखने को मिलती है। मतलब ये आईसी दूसरी वोल्टेज जो जनरेट करती है, बी रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करती है, जो कि एक कैपेसिटर होती है, एक कैपेसिटर उसके सप्लाई में लगा होता है। अगर इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे तो 1.2 वोल्टेज शो होता है। उसके बाद दूसरी जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होती है, बी आरटीसी की वोल्टेज यहाँ पे बनाती है ये पावर आईसी, यहाँ पे 2.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वोल्टेजेस यहाँ पे बनते हैं। देखिए ये जो वोल्टेज होते हैं ये सबसे पहले बैटरी को लगा के हमें पावर आईसी के पास ये वोल्टेज चेक करना होता है। अगर इनमें से बी रेफरेंस या बी आरटीसी में कोई भी एक वोल्टेज अगर आपका नहीं बनेगा या इसकी लाइन अगर शॉर्ट कर जाएगी तो पावर आईसी सेट को ऑन नहीं करेगी, पावर आईसी वर्क नहीं करेगी। तो ये वोल्टेज कभी भी आपको चेक करना है तो सेट में बैटरी लगाकर आप बड़े आसानी से ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि पावर आईसी हमारी वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि इन दोनों वोल्टेज में से कोई भी एक सप्लाई अगर हमारी शॉर्ट होगी, जैसे कैप लगे होते हैं, अगर कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया तो ये लाइन हमारी शॉर्ट हो जाएगी बी रेफरेंस की या बी आरटीसी की। तो उस कंडीशन में पावर आईसी हमारा ऑन नहीं होगा, पावर ऐसी स्लीप मोड में चली जाएगी और सेट आपका चालू नहीं होगा। तो ये वोल्टेज हमारे बनना ज़रूरी है, कंपलसरी है। कभी भी आप मीडियाटेक 6357 CRB का बूट सीक्वेंस निकालते हैं तो ये दो वोल्टेज चेक करना कंपलसरी होता है। तभी आपको स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं तभी हमें एक डेड मोबाइल फ़ोन का फॉल्ट पता चलता है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो डेड मोबाइल फ़ोन का फॉल्ट पता नहीं चलता है। तो ये हमारा हो गया, पहली वोल्टेज बनी, जैसे सिस्टम सप्लाई गया ऑन ऑफ स्विच को दिया, ऑन ऑफ स्विच के बाद बी रेफरेंस सप्लाई बनी, उसके बाद बी आरटीसी हमारी सप्लाई बनती है। तो ये तीन सप्लाई चेक करना ज़रूरी है। इसको हम बैटरी लगाकर भी चेक कर सकते हैं, ये वोल्टेज आपको वहाँ पे शो होंगे। उसके बाद देखिए जब यही सिस्टम सप्लाई जाती है तो पावर आईसी के बक सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग लाइन से यहाँ पे सिस्टम सप्लाई दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पावर आईसी के 5 बक कॉइल लगे होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सिस्टम सप्लाई होती है, मैंने एक लाइन में दिखाया है, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर सप्लाई को, हर बक वोल्टेज को बनने के लिए यहाँ पे सिस्टम सप्लाई पावर आईसी को दी जाती है, तभी पावर आईसी अपने बक सेक्शन को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि सिस्टम सप्लाई इनपुट किया तो सबसे पहले ये पावर ऐसी जो वोल्टेज बनाती है वो मॉडेम की वोल्टेज बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बक कॉइल के द्वारा यहाँ पे मॉडेम वोल्टेज आपको शो होगा, 0.6 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्टेज यहाँ पे शो होता है। ये मॉडेम का वोल्टेज होता है जो सीपीयू के लिए होता है, सीपीयू आईसी को दी जाती है। अगर मॉडेम वोल्टेज हमारा नहीं बनता है, जैसे कि हम डेड बूट सीक्वेंस का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं, अगर मॉडेम वोल्टेज नहीं बनता है तो इससे सेट डेड नहीं होता है। सेट डेड से रिलेटेड इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मॉडेम वोल्टेज कुछ हैंडसेट में जैसे आप देखेंगे तो जो मॉडेम वोल्टेज होता है वो सेट के ऑन होने पे बनता है। जब आप सिम लगाते हैं, सेट को ऑन करते हैं, तब मॉडेम वोल्टेज आपका शो होता है। कुछ हैंडसेट में क्या होता है कि मॉडेम वोल्टेज पहले बन जाता है। तो अगर मॉडेम वोल्टेज नहीं भी बनेगा तो उससे सेट डेड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये लाइन आपकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया तो सीपीयू आईसी शॉर्ट हो जाएगा, जिसके शॉर्ट होने की वजह से सेट आपका चालू नहीं होगा। तो कंपलसरी ये है, अगर मॉडेम वोल्टेज नहीं बनना है तो इससे कोई भी सेट डेड की प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो 0.6 वोल्टेज से लेके 1.2 वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद ये पावर ऐसी जो बक वोल्टेज में दूसरी वोल्टेज बनाती है, बी प्रॉक की बनाती है। यहाँ पे भी आपको 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। ये भी सीपीयू आईसी की वोल्टेज होती है, ये भी आपका सीपीयू आईसी को वोल्टेज दे दिया जाता है। बी प्रोक की वोल्टेज आपकी इंपॉर्टेंस होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो बी प्रोक की सप्लाई होती है यहाँ पे हाई एम्पियर बनाया जाता है, यानी इस सप्लाई के द्वारा सीपीयू आईसी को एक हाई एम्पियर दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो पावर आईसी होती है उसके पास में बक कॉइल कैसे क्यों लगाए जाते हैं। अगर बक कॉइल का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बेसिक की क्लास में बताया जाता है, जो बक कॉइल होता है वो हाई एम्पियर बनाने का काम करता है। सीपीयू आईसी को अपने सारे सेक्शन को, जो सेक्शन को, जैसे मॉडेम हो गया, कोर हो गया, बी प्रोक हो गया, उस सेक्शन को अनेबल करने के लिए एक हाई एम्पियर की ज़रूरत होती है लो वोल्टेज पे। तो इसीलिए बक कॉइल को यहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि बक कॉइल जब हाई वोल्टेज को स्विच करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो इस लाइन में हमें हाई एम्पियर देखने को मिलता है। तो
तो जैसे बी प्रोग में अगर देखेंगे तो 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्टेज शो होगा, लेकिन अगर इस लाइन में हम देखें तो हमें एक हाई एम्पियर देखने को मिलता है जो कि सीपीयू के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, बीपीए वोल्टेज देखने को मिलती है जो कि एक कॉइल के द्वारा यहाँ पे जनरेट किया जाता है। अगर बीपीए वोल्टेज देखें तो 1.8 वोल्ट से लेके 3.7 वोल्टेज देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बीपीए वोल्टेज होता है ये 4G PA IC के लिए होता है। तो ये जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा जब हम सेट को ऑन करेंगे, सिम को लगाएंगे, तभी हमें बीपीए वोल्टेज देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफ मोड में अगर हम देखेंगे, क्योंकि जो बूट सीक्वेंस निकाला जाता है वो ऑफ मोड में निकाला जाता है, अगर ऑफ मोड में हम देखेंगे तो ये वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बीपीए वोल्टेज बनाया जाता है 4G PA IC के लिए स्पेशली बनाई जाती है, जो 4G PA IC के सिग्नल को बूस्ट करके हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर कॉलकॉम सीपीयू में हम देखेंगे तो बीपीयू जो वोल्टेज होता है वो पावर ऐसी नहीं बनाती है, उसके लिए अलग से 4G PA IC के पास हमें APT IC लगी हुई दिखाई देती है। वो APT IC बीपीए वोल्टेज जनरेट करती है स्पेशली 4G PA के लिए। तो मीडियाटेक में जिस भी हैंडसेट में 6357 CRB IC लगी होती है उसमें जो बीपीए वोल्टेज बनाया जाता है वो पावर IC के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये वोल्टेज देखने को मिलेगा कब? जब आपका सेट चालू होगा और हम सिम लगाएंगे तभी ये वोल्टेज आपका देखने को मिलेगा। और ये वोल्टेज आपका स्टेबल नहीं होता है, 1.8 से लेके 3.7 वोल्टेज देखेगा और शो होता है। कभी भी आप जब चेक कीजिएंगे तो वोल्टेज हाई से ये लो की तरफ ड्रॉप होता है, 1.8 वोल्टेज पे आके ये स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जो वोल्टेज बनेगी यहाँ पे कोर वोल्टेजेस बनाए जाते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि एक कॉइल के द्वारा यहाँ पे कोर वोल्टेज होता है और ये कोर वोल्टेज जो होता है वो सीपीयू आईसी के लिए होता है। यहाँ पे भी हमें 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्टेज देखने को मिलता है, ये सीपीयू आईसी के कोर वोल्टेजेस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई हमारी यहाँ पे जनरेट होती है वो BS1 की सप्लाई यहाँ पे जनरेट होती है। जैसे कि BS1 में अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो मीडियाटेक की पावर आईसी होती है, इसमें जो HLDO LLDO होते हैं, जो पावर आईसी के आउटपुट वोल्टेज होते हैं, उनको BS1 BS2 के नाम से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। अगर यही चीज़ हम कॉलकॉम सीपीयू में देखेंगे तो कॉलकॉम सीपीयू में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे HLDO LLDO को के नाम से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट वोल्टेज देखने को मिलेगी BS1 की मिलेगी, यानी यहाँ पे HLDO का वोल्टेज जनरेट होगा जो कि 2.0 वोल्टेज यहाँ पे शो होना चाहिए इस कॉइल के द्वारा। अगर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगर HLDO वोल्टेज हमारा शो हो रहा है 2.0 तो पावर आईसी हमारी वर्किंग में है। अगर HLDO वोल्टेज नहीं बनता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे होती है? पावर आईसी में है। हमें इस पावर आईसी पे काम करना होगा, ठीक है। तो ये एक बक कॉइल के द्वारा यहाँ पे सप्लाई जनरेट की जाती है। अब देखिए ये 5 वोल्टेज पावर आईसी जनरेट कर देती है। अब पावर आईसी को देखिए, पावर आईसी में 2 सेक्शन होते हैं जो सबसे पहले एक्टिवेट किए जाते हैं। पहला इसका बक वोल्टेज होता है, कोई भी पावर आईसी होती है वो बक वोल्टेज बनाती है। उसके बाद बक वोल्टेज से ही वो क्या करती है? एलडीओ वोल्टेज जनरेट करती है। एलडीओ वोल्टेज जो होते हैं वो पावर आईसी के अलग अलग सेक्शन के लिए होते हैं, जो एलडीओ वोल्टेज से ऑपरेट कराए जाते हैं उनके लिए स्पेशली बनाई जाती है। अगर एलडीओ वोल्टेज नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा कि जो और सेक्शन वर्क करने वाले होते हैं, जैसे पावर ऐसी बहुत सारे सेक्शन को बीआईओ वोल्टेज देती है, उनका एक्टिव वोल्टेज यहाँ से जनरेट करती है, तो वो वोल्टेज आपका यहाँ से जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब HLDO वोल्टेज बनता है तो ये रिटर्न इसी पावर आईसी को दी जाती है, जिससे ये हायर LDO सेक्शन को एक्टिवेट करके जिस सेक्शन को ज़रूरत होती है हाई वोल्टेज की वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इस पावर आईसी को लोअर LDO वोल्टेज जनरेट करने के लिए अलग से एक आईसी को लगाकर उस आईसी से LDO वोल्टेज जनरेट कराया जाता है। लेकिन जो मीडियाटेक 6357 CRB होती है वो LLDO वोल्टेज जनरेट नहीं करती है। तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर आईसी देखने को मिलती है कहीं भी। अगर आप किसी भी हैंडसेट में देखेंगे जिस हैंडसेट में 6357 CRB है तो वहाँ पे LLDO के लिए एक बक कन्वर्टर आईसी लगाई जाती है जो कि 8 पिन की होती है। और जब यही HLDO वोल्टेज रिटर्न इसी बक कन्वर्टर आईसी को दी जाती है और इधर से भी सिस्टम सप्लाई एक एक्टिव वोल्टेज इस बक कन्वर्टर आईसी को दिया जाता है, तो ये बक कन्वर्टर आईसी एक LLDO वोल्टेज बना के इसी पावर आईसी को दी जाती है, जिसको BS2 के नाम से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे लो LDO वोल्टेज बन रहा है वो बक कन्वर्टर आईसी के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। लेकिन कैसे? जब यहाँ पे HLDO आएगा और इधर से भी सिस्टम सप्लाई आएगी तभी बक कन्वर्टर आईसी BS2 वोल्टेज बनाएगी, वरना अगर इनमें से कोई भी एक सप्लाई अगर मिसिंग होगी तो LLDO वोल्टेज नहीं बनेगा, तो सेट आपका चालू
नहीं होगा। ये पावर आईसी के वर्किंग कंडीशन के दो वोल्टेज होते हैं। अगर एच एल डी ओ एल एल डी ओ वोल्टेज बन रहा है तो पावर आईसी ट्रिगर करने के लिए रेडी होती है, मतलब वर्किंग कंडीशन में मानी जाती है। उसके बाद जब एच एल एल डी ओ वोल्टेज आपके जनरेट हो गए बक कन्वर्टर के द्वारा, तो यही से एल एल डी ओ वोल्टेज से सीपीयू आईसी के एलडीओ सेक्शन को अनेबल करने के लिए, एलडीओ वोल्टेज बनाने के लिए यहीं से एलएलडीओ वोल्टेज एक रेगुलेटर आईसी को दी जाती है। अगर आप मीडियाटेक 6357 सीआरबी में देखेंगे तो जहाँ पे बक कन्वर्टर आईसी लगी होती है वहीं पे छोटी सी रेगुलेटर आईसी लगी होती है। ये रेगुलेटर आईसी का काम होता है कि पावर आईसी के एलडीओ, पावर आईसी के सीपीयू आईसी के लिए एलडीओ वोल्टेज बनाना होता है। अगर ये एलडीओ वोल्टेज सीपीयू आईसी के लिए नहीं बनेगा तो सीपीयू आईसी आपके सेट को चालू होने नहीं देगा, क्योंकि सीपीयू का एलडीओ सेक्शन एक्टिव नहीं होगा तो उससे सेट आपका चालू नहीं होगा। तो ये एलडीओ सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सीपीयू आईसी को जो 1.2 वोल्टेज की जरूरत होती है, जब एलएलडीओ वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है, यही एलएलडीओ वोल्टेज एक रेगुलेटर आईसी को दी जाती है BS2 1.3 वोल्टेज, और इस रेगुलेटर आईसी को एक सिस्टम वोल्टेज दिया जाता है। तो ये रेगुलेटर आईसी एक आउटपुट वोल्टेज बनाती है जो कि सीपीयू आईसी के लिए होती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो BA12 के नाम से डिनोट किया जाता है स्कीमेटिक में, अगर आप देखेंगे। और ये जो वोल्टेज होता है एलडीओ वोल्टेज होता है 1.2 वोल्टेज होता है जो सीपीयू आईसी के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलेटर आईसी का काम यही होता है कि एलडीओ वोल्टेज पावर आईसी सीपीयू आईसी के लिए बनाना, क्योंकि सीपीयू आईसी के एलडीओ सेक्शन को अनेबल किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो सीपीयू आईसी आपके सेट को ऑन होने नहीं देगी। खासकर अगर आपके पास वाटर डैमेज मोबाइल फ़ोन आते हैं तो वाटर डैमेज मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो जो 1.8 वोल्टेज होता है वो सीपीयू के लिए नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में आपका सेट चालू नहीं होता है। तो आपके पास कभी भी अगर इस तरह के वाटर डैमेज वाले मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर उसमें मीडियाटेक 6357 सीआरबी आईसी का यूज किया है तो रेगुलेटर यानी एलडीओ वोल्टेज चेक करना कंपलसरी होता है। और यहाँ पे वोल्टेज जो आपको देखने को मिलेगा 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये सारे वोल्टेजेस बन जाते हैं तो पावर आईसी से एक रीसेट सप्लाई सीपीयू आईसी को दी जाती है। यहाँ से एक रीसेट सप्लाई निकलेगी जो कि पावर आईसी को दी जाती है। पावर आईसी यहाँ से एक रीसेट सप्लाई बनाती है जो सीपीयू आईसी को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद पावर आईसी क्या करती है, एक रीसेट सप्लाई सीपीयू आईसी के लिए बनाती है। यहाँ पे एक रीसेट सप्लाई हमें देखने को मिलती है जो कि 1.8 वोल्टेज के साथ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे रीसेट सप्लाई में जो पावर आईसी से सीपीयू आईसी को रीसेट मारती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। अगर ये रीसेट सप्लाई नहीं शो होगी, यानी रीसेट सप्लाई पावर आईसी सीपीयू आईसी के लिए नहीं बनाएगी, तब भी इस कंडीशन में सेट डेड की प्रॉब्लम आती है, सेट आपका चालू नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें 1.8 वोल्टेज चेक करना होता है कि रीसेट सप्लाई में 1.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद जब रीसेट सप्लाई सीपीयू आईसी को दी जाती है तो सीपीयू आईसी इधर से एक सप्लाई पावर आईसी को देता है। इस सप्लाई को वॉच डॉग के नाम से जाना जाता है, वॉच डॉग। जैसा कि हमने कॉलकम में देखा है कि कॉलकम पावर आईसी में जब पावर आईसी पीएम पावर ऑन रीसेट सप्लाई सीपीयू आईसी को देती है तो सीपीयू आईसी पीएस होल्ड की सप्लाई पावर आईसी को देता है। और यहाँ पे अगर हम मीडियाटेक में देखेंगे 6357 सीआरबी में देखेंगे तो पीएस होल्ड सप्लाई को वॉच डॉग के नाम से जाना जाता है। कॉलकम में अगर देखेंगे तो पीएस होल्ड सप्लाई में टीपी पॉइंट दिया होता है। वॉच डॉग में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे 0 ओम रजिस्टर होता है या एनपीसी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वॉच डॉग सप्लाई में 1.8 वोल्टेज शो होता है। अगर 1.8 वोल्टेज शो होता है, जैसे ही वॉच डॉग की सप्लाई पावर आईसी को पहुंचती है तो पावर आईसी अपने सारे बक वोल्टेज को होल्ड पे कर लेती है, और होल्ड पे करने के बाद सेट आपका ट्रिगर हो जाता है, सेट आपका ऑन हो जाता है। अगर ये वॉच डॉग की सप्लाई नहीं बनेगी, आप कभी भी अगर आपके पास कोई हैंडसेट आता है, अगर बक वोल्टेज आपका स्टेबल नहीं होता है, बक वोल्टेज दिखाता है और अप डाउन करता है यानी फ्लैक्चुएटेड होता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर जो आपकी प्रॉब्लम देखी जाती है वो वॉच डॉग सप्लाई की देखी जाती है। क्योंकि वॉच डॉग सप्लाई अगर बनेगी तो आप पावर आईसी के पास कभी भी बक वोल्टेज चेक करेंगे तो वहां पे वोल्टेज आपको स्टेबल शो होते हैं। और वॉच डॉग की सप्लाई जैसे पावर आईसी को दी जाती है तो ये सारे वोल्टेजेस को होल्ड कर लेती है। उसके बाद सेट आपका ट्रिगर हो जाता है, सेट आपका ऑन हो जाता है। तो ये था हमारा बूट सीक्वेंस, यानी अगर मीडियाटेक 6357 सीआरबी आईसी अगर आपके पास आती है और वो आपके पास डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरीके से बूट सीक्वेंस निकालेंगे, यानी आईसी के वोल्टेजेस को चेक करके आप पता कर सकते हैं कि दोनों आईसी
आईसी में से कौन सी आईसी हमारी वर्क में है, कौन सी आईसी प्रॉब्लम कर रही है। तो जब तक ये बग वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज और ये सारे वोल्टेजेस अगर आप नहीं चेक करते हैं तो आपको फॉल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम आसानी से डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारी कौन सी आईसी वर्क कर रही है, कौन सी आईसी में प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा डेड बूट सीक्वेंस MT6357 CRB का। तो हमने आपको बताया कि MT6357 CRB जो पावर आईसी होती है वो कैसे वर्क करती है और यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेजेस बनते हैं और किस कंडीशन में कब हमें कौन कौन से वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। अगर कोई भी पावर आईसी, अगर इनमें से भी कोई भी एक वोल्टेज नहीं बनता है या CPU आईसी के लिए या पावर आईसी के लिए अगर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा तो सेट हमारा डेड हो जाता है, सेट हमारा चालू नहीं होता है। तो डेड बूट सीक्वेंस निकालने का कभी अगर आपके पास मोबाइल आता है तो इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप डेड बूट सीक्वेंस निकालोगे तो आपको 100% फॉल्ट पता चलेगा कि फॉल्ट हमारा कहाँ पे है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।